सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जानेंगे हर्पीस जूस्टर नाम की जो बीमारी है उसके बारे में। हम देखेंगे ये क्या होती है, किन कारणों से होती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हर्पीस जूस्टर एक वायरल बीमारी है जिसे आम भाषा में मोस्टली लोग इसको दाद या शिंगल्स समझ लेते हैं। तो यह उसी वायरस से होता है जिससे बचपन में चिकन पॉक्स होता है। आप सभी ने छोटी माता का नाम सुना होगा जिसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो ये जो हर्पेस जूस्टर की जो बीमारी है ये उसी वायरस यानी जिससे चिकन पॉक्स हुआ था उसी वायरस से ये भी होती है। कारण क्या है कि यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV के कारण होती है। तो जब किसी व्यक्ति को पहले चिकन पॉक्स होता है तब वायरस जो है शरीर में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, ये जो है जिंदा रह जाता है। वो यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। फिर यह जो वायरस है वह स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से डॉर्सल रूट गैंग्लिया में कुछ इस जगह पर जो है ये छिपा रहता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जब आप फिजियोलॉजिकली चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पर होता है। तो जब चिकन पॉक्स होगा तो ये जो वायरस है चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाके छुप के बैठ जाता है। ठीक। और कई सालों बाद जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या आप परेशान होते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तब ये रीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर जब ये रीएक्टिवेट होता है तो यह हर्पीस जूस्टर बनाता है। ठीक। यह मोस्टली कब होता है? तो यह जो है उम्र 50 वर्ष से जो अधिक के लोग हैं उनमें है। डायबिटीज़, कैंसर, HIV, अत्यधिक तनाव या इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जिनसे इम्यून सिस्टम को दबाया जाता है। तो ऐसी सभी बीमारियां जिनमें आपका इम्यून सिस्टम क्रॉनिक रूप से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों में ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है और हर्पीस जूस्टर बनाता है। लक्षण क्या होते हैं? तो हर्पीस जूस्टर में क्या होती है, एक तो जलन और दर्द होती है। शुरुआत में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा जलन और दर्द के साथ इसकी शुरुआत होती है। फिर शरीर के एक तरफ जो है लाल दाने होते हैं, उनमें पानी भरा रहता है, पानी भरे फफोले टाइप के, और आमतौर पर एक ही डर्माटोमा यानी एक साइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुआ तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा या आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, जहाँ जहाँ भी इस तरीके से यहाँ पर है आपके थोरैक्स के एरिया में है या फिर आपके जो है कमर के एरिया में, ये एक ही डर्माटोम पे यानी एक दिशा में ये बढ़ता चला जाएगा। तो आमतौर पर जो है बुखार, थकान वगैरह होती है और दर्द अक्सर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, असहनीय दर्द होता है। तो इसकी अगर हम छोटी सी फिजियोलॉजी अगर देखें, आगे हम डिटेल में इसको और जानेंगे। तो वायरस जो है सेंसरी नर्व में रहता है। जैसे चिकन पॉक्स हुआ, ठीक हो गया, वो वायरस जाके आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया में अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और ये कहाँ पर जो सेंसरी नर्व होती हैं उनमें जाके ये छुप कर बैठ जाता है। रीएक्टिवेशन पर ये क्या करता है कि जिस नर्व में ये छुप के बैठा है वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देता है, स्वेलिंग। तो इससे क्या होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, जैसे चुभना, सुइयाँ चुभने जैसा जो नर्व का पेन है, नमनेस, सुन्नपन और सुइयाँ चुभने जैसा दर्द ये होता है। तो इस पेन पाथवे में C फाइबर और A डेल्टा फाइबर शामिल होते हैं। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है या जो मेडिकल फील्ड जुड़े उनके लिए है। C फाइबर और A डेल्टा फाइबर, ये आम जनमानस को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप डिटेल में जाएंगे तो इसको समझ सकते हैं, फिर कभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं हर्पीस जूस्टर में? अगर हम देखें तो दाने ठीक होने के बाद भी महीनों तक दर्द बना रहता है। तो अगर पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलजिया है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व जो निकलती है हमारी, वो इधर यहाँ पर मंडिबुलर जंक्शन में भी आती है, थोड़ा जीभ की तरफ भी जाती है, थोड़े कुछ मसल आई मसल के आसपास भी रहते हैं। तो अब मान लीजिए वो यहाँ पर अगर इफेक्ट करती है तो इस यहाँ पर जो है कई महीनों ठीक भी हो जाएगा लेकिन ये दर्द बना रहेगा। ये बुजुर्गों में बहुत अधिक होता है। और फिर जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है वो है हर्पीस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस, यानी कि यदि ट्राइजेमिनल नर्व प्रभावित हो तो आंखों को नुकसान हो सकता है। तो पहली कंडीशन है कि पोस्ट थेरेप्टिक न्यूरोलजिया यानी PHN, यानी ये जहाँ से ये गुजरेगा या जहाँ पर ये प्रॉब्लम बनेगी उधर की नर्व को जो है ये डैमेज करना शुरू कर देता है। उपचार के तौर पर मेडिकल साइंस में इसमें एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। एसाइक्लोविर है, बेलासाइक्लोविर है, फेमीसाइक्लोविर है, ये सभी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये मोस्टली दवाइयों से भी ठीक हो जाता है,
पेन मैनेजमेंट के लिए गाबापेंटेन है, प्रीगैबलिन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, तो ये दिए जाते हैं। अब बचाव के लिए जोस्टर वैक्सीन अवेलेबल होती है, वो लगाना है 50 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ये है कि ये शरीर के एक ही तरफ होता है हर्पीस जोस्टर, मिड लाइन क्रॉस नहीं करता, यानी एक लाइन में ही ये चलता चला जाता है, और डर्मेटोबल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर ये रहेगा, और जहाँ से ये गुजरेगा तो वहाँ की नर्व को डैमेज करता है और बहुत सीवियर पेन लोगों को होता है। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था हर्पीस जोस्टर के बारे में। अब हम इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ये, और इसको थोड़ा डीप में, ये फॉर न्यूरोथेरेपिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए है, तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। सो हर्पीस जोस्टर की अगर हम कंप्लीट क्लिनिकल फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी अगर देखें तो इसका हम पढ़ चुके हैं या हम जान चुके हैं कि इसका जो वायरस होता है वो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, ठीक। हर्पीस जोस्टर डिजीज़ का नाम है, और जो वायरस होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो ये एक तरह का एक डीएनए वायरस है, और हर्पीस वायरस फैमिली का ये सदस्य है। तो पहली बार इन्फेक्शन के रूप में ये चिकन पॉक्स करता है, जब ये आएगा आपकी बॉडी में, तो पहली बार जब ये इन्फेक्शन के रूप में आपकी बॉडी में एंटर होगा तो चिकन पॉक्स करेगा। उसके बाद ये वायरस जो है सेंसरी गैंग्लिया में जाके लेटेंट हो जाता है, सोया हुआ अवस्था में रहता, जैसे मैंने बताया डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाके ये सो जाता है, तो ये सेंसरी गैंग्लिया में वहाँ जाके ये सोया पड़ा रहेगा आराम से, जो है चिकन पॉक्स होने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि दोबारा आपके अंदर भी कोई वायरस है, ठीक। तो पैथोफिजियोलॉजी को अगर गहराई से समझे तो वायरस क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में छिपा रहता है। फिर न्यूरॉन जो होते हैं, नर्व के न्यूरॉन, उसके न्यूक्लियस में वायरल जो है डीएनए एपिसोमल फॉर्म में रहता है। जिस गैंग्लिया में, जिस न्यूरॉन में ये होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए एपिसोमल फॉर्म में मौजूद होता है। और इम्यून सिस्टम में CD4, CD8 और टी सेल्स से कंट्रोल करते हैं। अगर आपके अंदर ये प्रॉपर सेल्स बनती तो कंट्रोल रहेगा ही, लेकिन जब इन सेल्स की कमी होती है ये कमज़ोर पड़ते हैं तो ये रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक। अब अगर हम इसके रीएक्टिवेशन फेज देखें तो जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है, यानी हमारे शरीर की जब इम्यूनिटी कम होती है तो क्या होगा, तो सबसे पहले वायरल रेप्लिकेशन होगा, यानी ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज होंगे, तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जब रिलीज होंगे तो आपका CRP लेवल एकदम से बढ़ेगा, बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ेगा। फिर गैंग्लियोनाइटिस होगा, यानी गैंग्लिया, जिस गैंग्लिया में बहुत सारे नर्व के गुच्छे मिलकर गैंग्लिया बनाते हैं, तो जिस गैंग्लियन में ये पड़ा हुआ है उस गैंग्लियन में स्वेलिंग आना शुरू होगी, ठीक। वायरस फिर पेरिफेरल नर्व में स्किन तक ट्रेवल करता है, तो जो हमारी पेरिफेरल नर्व, मान लीजिए यहाँ से कोई निकली है और वो जो है पेरिफेरल हाथों तक जाएगी, पैरों तक जाने वाली जो नर्व है, पेरिफेरल नर्व क्या, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व होती हैं और जो हाथों के या पैरों के छोरों तक जाती है वो पेरिफेरल नर्व कहलाती है। तो वो स्किन जो है वायरस पेरिफेरल नर्व से स्किन तक ट्रेवल करता है, यानी नर्व से होते हुए स्किन पे आपको आके दिखना शुरू हो जाएगा, जो दाने हैं उनमें पानी वगैरह भी निकलेगा। और डर्मेटोमल पैटर्न क्या कहलाता है कि वायरस एक स्पेसिफिक सेंसरी नर्व रूट में एक्टिव होता है, इसलिए रेस उसी डर्मेटोम में सीमित रहता है, मिड लाइन क्रॉस नहीं करता, यानी कि जिस नर्व में वो एक्टिव हुआ है उसी नर्व के रास्ते में वो नर्व जहाँ जहाँ गई है उस जगह पे जो है वो एक्टिव होता जाएगा और वो फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि वो मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, दूसरी नर्व में वो नहीं जाएगा, ये चीज़ उसमें रहती है। तो ये हो गया डर्माटोम पैटर्न, जो आपने लास्ट उसमें वर्ड सुना था उसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। फिर है कॉमनली अफेक्टेड डर्मेटोम्स, मोस्टली कहाँ के किस एरिया के डर्मेटोम अफेक्टेड होते हैं, तो थोरेसिक, सबसे पहले आपके जो छाती का एरिया वहाँ पर ये हो सकता है। फिर ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल इन्वॉल्वमेंट जो मैंने बताया ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो अफेक्ट होती है, और लंबर रीजन आपका कमर के हिस्से में भी ये हो सकता है। स्पेशल केसेस में ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल प्रभावित होता है, जिससे हर्पीस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस प्रॉब्लम होती है, इसमें कॉर्नियल अल्सर हो सकता है और विजन लॉस भी हो सकता है।
अगर आँख की नर्व को ये अफेक्ट करता है। सो क्लिनिकल स्टेज के तौर पर अगर देखें तो स्टेज 1 में प्रोड्रोमल फेज होती है जो तो 2 से 5 दिन की होती है। तो इसमें क्या होगा, बर्निंग पेन होगा, टिंगलिंग पेन होगा, टिंगलिंग लगेगा, हाइपरस्थेसिया होगा एंड फीवर एंड थकावट होनी शुरू हो जाएगी। फिर स्टेज 2 में 2 से 5 दिन के बाद एरिथेमेटस रैश यानी कि स्किन पर रैश आने शुरू होंगे, छोटे छोटे पानी से भरी हुई थैलियों के गुच्छे यानी कि इस तरीके से बम्प्स उभार आ जाएंगे, और फिर में उनमें सीवियर न्यूरोपैथिक पेन होगा, और 7 से 10 दिन में क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक। और फिर स्टेज 3 में हीलिंग फेज, 2 से 4 सप्ताह में लीजन हील हो जाएंगे और सिर्फ वहाँ पर स्कार रहेगा यानी डेड स्किन बचती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं अगर हम गहराई से समझें तो पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरोलजिया PHN यानी कि जहाँ से ये नर्व गुजरती है और जहाँ से ये गुजरेगा वहाँ 90 दिन से अधिक दर्द रह सकता है। मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि नर्व फाइबर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल हॉर्न हाइपर एक्साइटेबिलिटी के कारण ये होता है, और ये ज़्यादातर जो है एल्डरली पेशेंट जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रैमसे हंट सिंड्रोम, फेशियल नर्व अगर नर्व इन्वॉल्व, फेशियल नर्व हमारी 7th क्रेनियल नर्व जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। ठीक। तो रैमसे हंट सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ईयर वेसिकल्स, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है और वर्टिगो भी आ सकता है हर्पिस वायरस की वजह से। फिर है डिसेमिनेटेड जोस्टर यानी कि इससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को ये होता है, मल्टीपल डर्मेटोम हो सकते हैं एक से ज़्यादा जगह, और विसेरल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। डायग्नोसिस के तौर पर इसमें मोस्टली बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, फिर भी इसमें जो है टीजैंक स्मीयर PCR फॉर वेरिसोला जोस्टर वायरस DNA टेस्ट होता है, एंड डिफरेंट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाता है। ड्रग्स वही जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि एंटीवायरल ड्रग दी जाती हैं, एसाइक्लोविर है, बेलासाइक्लोविर है, फेमिसाइक्लोविर है, ये सब देते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि ये वायरल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करते हैं, जिससे वायरल का रेप्लिकेशन रुक जाता है। वो वायरल का रेप्लिकेशन रुकेगा, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होकर उसको दबा देगी। बाकी पेन कंट्रोल के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, इसमें वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। और न्यूरोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हर्पीस जूस्टर के पेशेंट में न्यूरोथेरेपी क्या करती है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले जो ग्लैंड्स हैं या जो ऑर्गन हैं जो इम्यून सिस्टम को काम करते हैं, उनमें न्यूरोथेरेपी काम करती है और हम आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके थाइमस में जो CD4 CD8 जो सेल्स होती हैं, थाइमस की सेल्स होती हैं, उनको उकसाना हुआ, या लिम्फ नोड को एक्टिवेट करना हुआ, या जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, तो उनको हम स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, क्योंकि ये बीमारी इम्यूनिटी डाउन होने से आती है, तो अगर हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं तो बीमारी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है और कुछ दिनों के अंदर जो है ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो न्यूरोथेरेपी जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरेलली एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, और इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के माध्यम से जो है आप इस तरह की बीमारियों से आगे भविष्य में बच सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था हर्पीस जूस्टर, उसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल थी जो आपको इस डिज़ीज़ को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी और आपके नॉलेज को भी गेन करेगी, जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और आप इस बीमारी से बच सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट आप लें तो हमारे किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप ये ट्रीटमेंट आप बताएंगे अपने थेरेपिस्ट को कि भाई मेरा इम्यूनिटी लो है, मुझे उसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, तो वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी मैं हैदराबाद में अवेलेबल हूँ, तो हैदराबाद में जो भी पेशेंट आना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।